गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पोस्टर, और इस पोस्टर में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिस्ट्री स्पेशल थर्ड बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी जो पहली क्लास है वो आज से ही स्टार्ट होगी, यानी कि 18 नवंबर। और हालांकि इसकी जो क्लासेस थी वो 15 नवंबर से स्टार्ट होनी थी, लेकिन दिवाली के ओकेशन की वजह से हम क्लासेस को नहीं स्टार्ट कर पाए। और चूंकि कल भी थोड़ा सा जो हमारा स्टाफ था वो भी नहीं था अवेलेबल, और कुछ इंटरनेट भी इशू था, तो इसलिए क्लास आपको नहीं मिल पाई है। तो आज से ही आपकी प्रॉपर क्लास मिलेंगी, ठीक है। और आई होप आपने दिवाली खूब इंजॉय किया होगा। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन के बारे में। चूँकि CHSL का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप CHSL का फॉर्म भर लीजिएगा। और SBI PO की वैकेंसी आ गई है, आप उसको भी जो है फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। आप कभी भी ये सोच करके फॉर्म ना भरिए कि भाई इसकी फ़ीस ज़्यादा है या फिर हमारी तैयारी नहीं है। आप इस फॉर्म को भरिए, अगर आपका बजट है तो बिल्कुल भरिए इस फॉर्म को, और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कितना सीख पा रहे हैं और कितना आपको चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे राज्यसभा के बारे में, और हमने पूरी की पूरी लोकसभा को पढ़ लिया है। तो इसकी जो फीस है, हिस्ट्री की फीस बता देता हूँ, कभी कल भी कमेंट थे। इसकी जो फीस है वो है 799 पर मंथ, और ये पूरे 4 महीने का कोर्स है, यानी कि पूरा कंप्लीटली बाईलैंग्वेज बैच है, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री कराई जाएगी, साथ में MCQs भी होंगे। और ये जो लेवल होगा इसका वो स्टेट PCS तक होगा। चूँकि IS तो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि IS में फैक्ट के साथ साथ आपसे एक्सप्लेनेशन के मैटर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं PCS में वन लाइनर कॉन्सेप्ट और फैक्ट कुछ पूछ लेता है, तो इसलिए हम इसको यूपी PCS तक का लेवल लेकर के चलेंगे। आपका चाहे झारखंड PCS हो, चाहे उत्तराखंड PCS हो, वहाँ तक आपका लेवल रहेगा। और बाईलैंग्वेज बैच पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, और आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की पहली रिक्वायरमेंट नोट्स ही होती है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। नोट्स भी आपको मिलेंगे, पर लेकिन कुछ समय बाद, एकदम नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो हम बात करने वाले थे राज्यसभा के बारे में, और हमने अभी तक पढ़ा लोकसभा के बारे में। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा का मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा का जो स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर होता है वो कौन व्यक्ति होता है, वो उसका चुनाव कैसे होता है, वो हमने सारे फैक्ट पढ़ लिए, ठीक है। आज हम बेसिकली बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राज्यसभा, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है RS, है ना, यानी कि राज्यसभा, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल किस में है, आर्टिकल है 80, आर्टिकल 80 में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि इसमें राज्यसभा में क्या क्या बातें आती है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो हालांकि इसके कई सारे नाम हैं, या इनको कई सारे नामों से पुकारा जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसमें पहला होगा वीक हाउस। ये वीक हाउस भी कहलाता है, यानी कि ये कमजोर सदन भी कहलाता है। हालांकि अगर हम बात करें लोकसभा के कंपैरिजन में, तो लोकसभा के कंपैरिजन में जो राज्यसभा होती है वो वीक हाउस होती है। लेकिन वो किन किन मुद्दों पे होती है उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चूंकि कहीं ना कहीं ये तो तय है कि लोकसभा हर मामले में मजबूत है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा भी मजबूत है। अब जैसे आप देखिएगा कि अगर हमें नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो, ठीक है, तो वहां पे जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है या जो अल्टीमेट पावर होती है वो राज्यसभा की होती है, लोकसभा की नहीं होती है। और अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल पे अथॉरिटी लोकसभा की होती है, राज्यसभा की नहीं होती। तो इसमें हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो वीक हाउस कहते हैं, यानी कि कमजोर सदन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, हम इसको सेकंड हाउस भी कहते हैं।
यानी कि हम इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। तीसरा हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अभी सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लेना। इसको हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बारे में एक एक बातों का हम समझना चालू करते हैं कि एक्चुअल में इनका मतलब है क्या। हाँ, यहां से बंद कर दो। चलिए भाई, अब ध्यान से समझना। अगर हम बात करें वीक हाउस के बारे में, तो मैंने बता दिया एक एग्जाम्पल, जैसे कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उसके लिए राज्यसभा मजबूत होती है। जबकि अगर हम बात करें मनी बिल के रिगार्डिंग, तो मनी बिल पे कौन मजबूत होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लोकसभा। वही हम बात करें एक और एग्जाम्पल के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो उनका जो भी रिमूवल बिल होता है वो केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस मामले में भी राज्यसभा मजबूत है। ठीक है, जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वहां पे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट्स है लोकसभा में, क्या बेनिफिट्स है राज्यसभा में, यानी कि किस मामले में लोकसभा मजबूत है और किस मामले में राज्यसभा मजबूत है। ठीक है, सेकंड हाउस का मतलब क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जब लोकसभा है तो सेकंड हाउस हम इसको राज्यसभा को कह देते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, वरना बच्चे शिकायत करेंगे कि सर आप हिंदी में नहीं लिखते हो, कमजोर सदन। और देखना कि जो बच्चे शिकायत करते हैं ना कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो, तो एक बात कॉपी पे लिख लीजिएगा, उनका सीरियल नामुमकिन है निकलना। क्योंकि अगर वो इतनी बेसिक इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते तो एसएससी की तैयारी करना छोड़ दीजिए और कांस्टेबल की तैयारी कीजिए, यह आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। सेकंड हाउस के बारे में बात करें तो इसको द्वितीय सदन कहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं द्वितीय सदन। काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि हम इसको राज्यों का परिषद भी कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं राज्यों का परिषद। अब इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधि करती है, जबकि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधि करती है। और वही हम बात करें इनके एमपी के बारे में, जो राज्यसभा के एमपी होते हैं वो राज्यों के एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि हमारे जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस रीजन की वजह से इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका कोई भी एमपी होगा तो उसके एमपी में जो वोट डालेगा वो एमएलए डालेगा, और एमएलए कहां का होता है, राज्य का। ठीक है, इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई। अब हम बात करते हैं परमानेंट हाउस, यानी कि ये जो हाउस है वो एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसको विघटन नहीं किया जा सकता, इसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा को हम डिसोल्व कर सकते हैं उस प्रकार से हम राज्यसभा को डिसोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहां पे टू आफ्टर, मतलब ऐसे लिख लेते हैं इसको इंग्लिश में, एवरी 2 ईयर 1/3 सीट्स वैकेंट, हर 2 साल बाद 1/3 सीटें खाली हो जाती हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो इनके एमपी होते हैं उनका भी तो एक तरीके से उनको भी तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई वो हर साल अपना रिटायर भी होते रहते हैं, तो इस हिसाब से ये होता है। लेकिन राज्यसभा निरंतर चलती रहती है, वो भंग नहीं होती। और अपर हाउस आप जानते हैं इसको उच्च सदन कहते हैं। आपसे पेपर में कभी नहीं पूछेगा कि बताइए कमजोर सदन क्यों कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कोटेशन बन के आ जाएगी कि किन मामलों में राज्यसभा लोकसभा के लिए कमजोर है या शक्तिशाली है।
उसके जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताता चलूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। अब अगर हम बात करें राज्यसभा के मेंबर के बारे में, तो इसके मेंबर को बोलते हैं एमपी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर हम बात करें एमपी के बारे में, तो एमपी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी क्वालिफिकेशन, कि क्या क्वालिफिकेशन होती है एमपी बनने के लिए राज्यसभा का, यानी कि राज्यसभा का एमपी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्या अहर्ताएं होती हैं, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक हो, और ये लगभग हर पॉलिटिकल पद के लिए जो है अनिवार्य होता है, जो है कंपलसरी होता है। अगर हम भी कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट, ठीक है। दूसरा, इनकी जो एज होनी चाहिए, यानी कंप्लीट एज होनी चाहिए 30 ईयर। इस बारे में विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी मेंबर राज्यसभा का है तो उसकी कम से कम 30 साल एज होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा में केवल और केवल 25 साल मांगी जाती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ के पद पे ना हो, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे ना हो। आपको मैंने शायद ये लगभग हजारों बार पढ़ा दिया होगा कि नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, लाभ के पद पे ना हो किसी भी तरीके से। अब सबसे पहले समझते हैं कि यार लाभ का पद एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना, कैमरा हिला है। तो लाभ के पद के बारे में अगर हम बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाभ का पद का मतलब होता है क्या। लाभ का पद का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, आपका लोकल गवर्नमेंट की जॉब यानी कि स्थानीय सरकार की जॉब, किसी सरकारी संस्था जैसे आपका ओएनजीसी हुआ, आपका भारतीय जो है बीमा निगम हुआ, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनमें कोई कर्मचारी के रूप में काम करता हो, तो वे सभी जो होते हैं वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, यानी कि एक तरीके से नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि वहाँ से वो किसी ना किसी तरीके से लाभ ले रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई वेतन ले रहे हैं, कोई ना कोई एक सुविधा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाभ के पद में कौन व्यक्ति नहीं होता है, जैसे हमारे भारत के प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे हमारे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों के राज्यपाल, और तीसरा ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी के सभी नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो है दायरे में नहीं आते। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस पर पूरी तरीके से जो निर्णय देगी, जो फैसला देगी, वो सुप्रीम कोर्ट देगी। और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लाभ का पद होता है उस लाभ के पद पे अल्टीमेट अथॉरिटी होती है कानून बनाने की, पार्लियामेंट की, ठीक है। हालांकि ये एक पूरी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर माना जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर हम बात करें इनके एज के बारे में, तो एज वही होती है कंप्लीट, बल्कि एज नहीं, एज तो खैर हमने ले लिया, हम लेंगे यहां पे टेन्योर। इन मेंबरों का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल, यानी कि 6 ईयर। और ये हर 6 साल, चूंकि 6 साल होता है तो एवरी 2 ईयर पे, यानी कि हर 2 साल में 1/3 सीटें क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, ठीक है। आप इतनी बात समझ रहे हो? अगर आप इतनी बात समझ रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और चूंकि कल बच्चे की शिकायत थी कि सर बोर्ड का दिखाई नहीं दिया, तो चूंकि मैंने लाइटिंग थोड़ी सी कम कर दी है, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और भाई, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की कमेंट आती है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई हम ऐसे फ्री तो नहीं है कि हम सारे दिन बैठे रहते कि कोई बच्चा आए, कमेंट करे, डाउट पूछे तो हम डाउट के लिए अवेलेबल हो, नहीं। आप अपने डाउट्स छोड़ दिया करें, आपके डाउट्स बिल्कुल लिए जाएंगे, ठीक है। जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली डाउट्स लिए जाएंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान न होइए, अपने डाउट्स छोड़ दीजिए,
जब भी हम फ्री होंगे आपके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप कभी प्रेशर ना बनाएं ऐसे हमारी टीम के ऊपर कि सर बता दीजिए हम वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो करते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा, फिर ब्लॉक करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक करा दिया जाता है एकदम, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप एक एजुकेशन ले रहे हैं, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो ऑफिसर वाली हरकतें करें, ये छिचोरपंथी वाली हरकत ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको छिचोरा ही बनना है तो फिर क्या फ़ायदा। यहाँ पे मैं कई सारे बच्चे 15-20 बच्चे ऐसे जो निगाह में वो हर, आप कमेंट करें, आप कमेंट करके छोड़ दें, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी होती है। और ऐसा नहीं कि ये 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ा है, ऐसा हम कभी नहीं करते। जैसे ही हम फ्री होंगे हमें दिखता रहता है, हम खुद ही उसकी कमेंट ले लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो एमपी के बारे में क्वालिफिकेशन हो गई, एमपी का टेन्योर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका इलेक्शन कैसे होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो एमपी होता है, इस एमपी का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। किसके द्वारा? बाय एमएलए द्वारा, ठीक है। यहां पे जो वोट होती है वो एमएलए के द्वारा दी जाती है। और दूसरी बात, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पे जो पद्धति लागू होती है, यानी किस पद्धति से द्वारा होता है, तो पद्धति मैं बता देता हूं। पद्धति होगी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, ठीक है, यानी कि इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो आई होप मेरी तरफ से सारे फैक्ट क्लियर हैं आज के लिए, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि कह रहे थे कि सर आप नोट्स, तो बेटा नोट्स भी मिलेंगे, आप खुद मेहनत नहीं करोगे क्या, मुझे ये बताओ। या तो मैं आपकी फीस ले लेता हूँ कि आप फीस जमा करा दीजिए इकट्ठी, और मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, तो बाद में पढ़ लेना। क्यों भाई, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, क्योंकि आप ना तो मेहनत करने को तैयार, ना पढ़ने को तैयार, ना टेस्ट देने को तैयार, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है भाई। और देखो, मेरे बैच का एक लड़का था एसएससी सीजीएल मेंस में 168 मार्क्स लेकर आया है मैथ में, और एक लड़की लेकर आई है 155 मार्क्स इंग्लिश में, हाईएस्ट, आप देख लीजिएगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वे भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी ज़्यादा 10-10 साल नहीं हुए, मात्र उनका एडमिशन लाइक वो जो टॉपर बच्चा था उसका कितना था, हाँ उसका 8 से 9 महीने पुराना बच्चा था वो। और जब वो आया था ना मैथ में तो जीरो था, बिल्कुल जीरो, और वो उसने पॉलिटी में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। तो भाई देखो, ऐसे होते हैं बच्चे पढ़ने वाले। अब जिनको पढ़ना ही नहीं है तो वो तो एक्सक्यूज ही देंगे कि सर पैसे नहीं है, सर पैसे कहाँ से लाएं, सर ये कहाँ से करे। तो भैया मत पढ़ो, क्या दिक्कत है, पढ़ने को किसी ने थोड़ी बोला है। अगर जिसके पास पैसे नहीं होते तो पैसे कमाने का साधन भी तो सोचेगा ना, कि भाई हमें जॉब करनी है, हमें कोई पार्ट टाइम करना है जिससे हमारी अर्निंग हो और हम पढ़ाई पे पैसा इन्वेस्ट कर सके। अब आपको पढ़ना भी नहीं है, पैसे भी घर वाले दें, घर वाले नहीं दे रहे, तो आप खुद उसका वो करो ना, पैसे खुद कमाओ। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो खुद कमा कमा के बच्चे पढ़ते हैं। अभी मैं उनके नाम गिनवा दूंगा तो आप क्या होगी, कितने सारे बच्चे, लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जो अपने पैसों से कमा के पढ़ते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, ऐसे थोड़ी ना कि बच्चे फीस देते हैं, फीस देते हैं, कमा के देते हैं। चलिए भाई, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले मोमेंट के बारे में। अब हम थोड़ा सा सीटों के बारे में जानकारी लेते हैं कि एक्चुअल में राज्यसभा की सीटों का क्या सिस्टम है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सीट ऑफ राज्यसभा। अब सबसे पहले हमें समझना होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि अगर बाय द वे आपसे पूछ ले कि एमपी जो राज्यसभा का एमपी होता है उसका चुनाव किस पद्धति से होता है, तो मैंने बताया आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एक बार मैं लिख देता हूं साइड में जिससे कि आपको याद रहे। देखो, अगर मैं बात करूं एमपी ऑफ लोकसभा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं एमपी ऑफ लोकसभा और बात करूं एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनका जो चुनाव होता है वो किससे होता है, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और अगर मैं बात करूं एमपी ऑफ राज्यसभा और एमएलसी ऑफ राज्यसभा,
सॉरी एमएलसी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, इनका चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम से। ठीक है, क्लियर हुई? इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं सीट के बारे में। अगर हम बात करें राज्यसभा की सीटों के बारे में, तो यहां पे जो सीट है, मैक्सिमम सीटें कितनी रखी गई है? यहां पे मैक्सिमम सीट है 250। कितनी है? 250, यानी कि 250 सीटें रखी गई हैं एमपी के लिए। और इन सीटों का जो बेस है, इन सीटों का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या होगा? तो लोकसभा की सीटों का आधार क्या था, बेस क्या था? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पॉपुलेशन था, जनसंख्या था। तो उसी तरीके से इनका भी बेस होगा, पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगा। और अब पूछ ले कि कौन सी जनसंख्या, तो याद रखेंगे 1971 की सेंसस, यानी कि 1971 की जनगणना। ठीक है, उसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक 84 अमेंडमेंट हुआ, और इस 84 अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि आपका 2001 में हुआ था, और इसमें कह दिया गया कि जो सीट होंगी वो 2026 तक क्या हो जाएंगी? फिक्स हो जाएंगी हम, यानी कि हम इनकी सीटों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि 250 सीटें ही रहेंगी। इन सीटों में हम किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से लोकसभा में था, उसी प्रकार से राज्यसभा में भी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में 250 सीटों की अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करूं, तो 12 सीटें तो कौन सी होती है? जो नॉमिनेट होती हैं, जो नॉमिनेट होती हैं। नॉमिनेट का मतलब होता है जिनको बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के लिए द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और किस फील्ड में? तो वे कुछ स्पेशल फील्ड होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो स्पेशल फील्ड होते हैं। और वो फील्ड होते हैं जैसे आर्ट हुआ, ठीक है, आपका लिटरेचर हुआ, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य हुआ, आपका सोशल साइंस हुआ, ठीक है, सोशल साइंस हुआ, ठीक है, सोशल साइंस हुआ, और आपका क्या हुआ? साइंस हुआ, यानी कि विज्ञान हुआ। हिंदी में भी मैं बता रहा हूं और अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी मैं केवल बातें लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो आप इतना समझते रहें। और 238 सीटें होगी आपकी कहां के लिए? 238 सीटें होंगी हमारी इलेक्ट सीटें होंगी कहां के लिए? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, स्टेट के लिए और प्लस यूटी के लिए, यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, चलिए ये बात तो थी आपकी जो 250 सीटों का क्राइटेरिया था वो। अब इसको ध्यान से समझना, देखिएगा, अगर मैं बात करूं एमपी ऑफ लोकसभा के बारे में, या फिर एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्यों के बारे में, तो इनका जो चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पद्धति के द्वारा वो ही व्यक्ति चुना जाता है जिसको परसेंट में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर में से मान लो एक व्यक्ति को मान लो 40% वोट मिले और वो सबसे ज्यादा वोट है, तो वही व्यक्ति जीत जाएगा। लेकिन अब ये पद्धति राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि आप एक बात तो देखिए कि अगर वो व्यक्ति जीता हुआ जो कि 40% वोट से जीत रहा है, तो आप ये भी तो देखिए कि 60% लोग उसको जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? और अगर हम राष्ट्रपति के लिए चीजें अप्लाई कर देंगे, तो राष्ट्रपति तो पूरे देश का होगा, पूरे देश के लिए काम करेगा, पूरे देश के लोगों के हित के लिए काम करेगा। तो इसलिए राष्ट्रपति के लिए जो होती है पद्धति, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें एमपी ऑफ राज्यसभा के बारे में और एमएलसी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के सदस्यों के बारे में बात करें, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका जो चुनाव होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। कल एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था उल्लू ने कि सर ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं बच्चे, तो मैं क्या समझाऊं। अब उसने बोला ऑनलाइन, हालांकि ये प्रश्न काफी सारे बच्चों का होगा, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ, 1 मिनट रुक के। कौन बच्चा था वो, बताना उसका नाम? शुभम, एक बच्चा शुभम यादव। उसने कल एक कमेंट पूछा कि सर उसको 3 महीने से वो ऑनलाइन पढ़ा, उसको आज समझ में आई
कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना है। तो देखो ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब देखो ध्यान से समझो, शुभम यादव और काफ़ी सारे बच्चे। सबसे पहले जैसे मेरा ये लेक्चर आया, आज 16 तारीख है, आज लेक्चर आ जाएगा, अभी बज रहे हैं 11, तो आपके पास ये लेक्चर आ जाएगा। अब जैसे ये लेक्चर आएगा तो सबसे पहले बेवकूफ़ी ये मत करें कि इसको पहले डाउनलोड कर लें, नहीं, ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि उससे आपका डाटा ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ये जो होती हैं 900 1000 MB 1 GB 2.5 GB तक की वीडियो होती है, तो आप इतना स्पेस ले लोगे मोबाइल में तो आपकी मोबाइल की मेमोरी भी भरेगी और साथ में आपका डाटा पैक भी खत्म होगा। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ काम ले कि मेरी वीडियो कितने भी लंबी हो, चाहे 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, उसके लिए आप उसको ऑनलाइन देखें यूट्यूब पे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और एकांत में देखें। तो सबसे पहले आपको क्या काम करनी है, एक ईयरफोन लेनी है अच्छी क्वालिटी की, और उसको कान में लगाया, ईयर में लगाया, और उसके बाद आप अपनी वीडियो देखना चालू करें। उसके बाद कॉपी पेंसिल आप अपनी साइड में रख दें। आप पहले ये देखें कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं एक एक वर्ड कह क्या रहा हूं, ठीक है। तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुने और कोशिश करें कि साथों साथ समझते चलें। और जब आप पूरी क्लास को देख ले, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले 5 से 10 मिनट का, उसके बाद दोबारा से आए, वीडियो ओपन करें स्टार्टिंग से, और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। 2 स्टेप ले लिए। उसके बाद जब संडे आता है, उस संडे वाले दिन वो नोट्स को रिवाइज करें, और आपको लगता है नोट्स को रिवाइज ना करें तो कान में ईयरफोन लगाएं और अपना यूट्यूब खोल ले और अपना रिवीजन करते रहे। ये तरीका होता है। अब ऐसे नहीं कि जैसा, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो सबसे पहले नोट्स मेकिंग करते हैं, फिर नोट्स मेकिंग हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्लास को देखते हैं, नोट्स खोल लेते हैं, फिर क्लास देखते रहते हैं। तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया इसको तरीके को करके देखना, यही तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है ऑनलाइन पढ़ने का, ठीक है। चलिए भाई, तो हमने यहां तक तो पढ़ा, अब आते हैं इस पोजीशन पे। अगर हम बात करें राज्यसभा की सीटों के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैक्सिमम जो सीटें होंगी वो 250 होती हैं राज्यसभा के लिए, जबकि लोकसभा में कितनी होती थी, 552 सीटें। तो 250 सीटें होती हैं, और ये सीटें जो होती हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी रीजन, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से होती हैं। कहीं कहीं 25 लाख पे एक सीट होती है, कहीं कहीं 10 लाख पे एक सीट होती है, वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी राज्यसभा है उसमें 250 सीटें होती हैं, ठीक है। अब इन सीटों का बेस क्या है, एक्चुअल में इनको किस आधार पे रखा गया, तो आधार है इनका जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन, में लिख देता हूं जनसंख्या, ठीक है, यानी पॉपुलेशन। और वो पूछ ले पॉपुलेशन भी कौन सी, तो याद रखेंगे 1971 की जनगणना, यानी कि 1971 की जनगणना, ठीक है, क्लियर हुई बात। और चूंकि प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एक संविधान संशोधन हुआ 84, और उस 84 संविधान संशोधन में राज्यसभा की सीटों पे एक तरीके से फिक्स कर दिया गया इनकी सीटों को। अब इनकी सीटों में 2026 से पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और 250 सीटों की मैंने डिटेल खोल दी है कि 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेट, यानी कि मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और ये 12 सदस्य होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये एक स्पेशल फील्ड में जो है चुने जाते हैं, जिसमें पहला फील्ड होगा आर्ट, यानी कि कला वर्ग, दूसरा लिटरेचर, यानी कि साहित्य वर्ग, तीसरा सोशल साइंस, यानी कि समाज सेवा, सोशल सर्विस है बच्चे, सोशल सर्विस कर लेंगे, है ना, सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा, और तीसरा सोशल साइंस, यानी सॉरी ओनली साइंस, यानी कि विज्ञान वर्ग में। और ये वो व्यक्ति होते हैं जो इस फील्ड में प्रसिद्ध होते हैं, माहिर होते हैं, या राष्ट्रपति की निगाह में वो इस फील्ड में एक विख्यात व्यक्ति हो, ठीक है। और बाकी 238 सीटें होती हैं स्टेट और यूटी के लिए, ठीक है ना। और जो ये 84 अमेंडमेंट हुआ था 2001, ये आपका लोकसभा में भी अप्लाई होता है। किसी लड़की ने क्वेश्चन पूछा था, आज मैं ध्यान नहीं आ रहा है, मैं देखूंगा, है ना, आज मैं देख के बताऊंगा। तो उसने पूछा था सीटों में, तो देखो भाई सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, मतलब ये जो सीट है, ये जो सीट है ना 250 सीटें, या लोकसभा की 552 सीटें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी ये जो सीटें होती हैं परिवर्तन हो सकती है। अब आप एक बात समझिए कि अगर मान लीजिएगा मैं बात करूं जैसे कि पौंडुचेरी की बात करूं,
तो पौंडुचेरी में मान लो क्या है, विधानसभा है, पौंडुचेरी में विधानसभा है। तो पौंडुचेरी में जब विधानसभा है तो राज्यसभा के में सीट है पौंडुचेरी के लिए, ठीक है, और दिल्ली के लिए भी है। लेकिन अब जैसे लक्षद्वीप की बात करता हूँ तो लक्षद्वीप की सीट नहीं है, कहाँ पे, विधानसभा, उसमें राज्यसभा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां विधानसभा नहीं है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये होगा कि जो राज्यसभा की सीटें हैं 250 और जो लोकसभा की सीटें हैं 552, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी इनमें तो परिवर्तन हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालांकि होगा नहीं परिवर्तन, लेकिन हो सकता है। इतना एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इनके में परिवर्तन हो सकता नहीं होता, ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर। एग्जामिनर का लेवल एक अच्छा लेवल होता है, स्टैंडर्ड लेवल होता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आप ये कोई हाई स्कूल का पेपर नहीं दे रहे हो। आपके क्वेश्चन भी तो बड़े अजीब अजीब से होते हैं। अब आप ये कहने लग जाओ कि सर जी 1971 में जनगणना हुई थी तो वो किसने करी थी, अब इसके बारे में अगर मैं डिटेलिंग बताने लग जाऊं तो क्या लाभ उससे, कोई प्रॉफिट है? कोई भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे केवल पूछेगा बताइए 84 अमेंडमेंट हुआ, वो पूछ लेगा कि बताइए किस अमेंडमेंट के द्वारा जो लोकसभा की सीटें हैं या राज्यसभा की सीटें उनको फिक्स कर दिया गया, तो 84 अमेंडमेंट, दैट्स ऑल। इस पे टिक लगाना है आपको। अब आप इसकी गहराइयों में पहुंच जाओ कि 84 अमेंडमेंट क्यों हुआ, कब हुआ, किस मेजोरिटी से हुआ, वहां पे कितने लोग उपस्थित थे, तो उससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। सिविल सर्विसेज में भी ऐसा कुछ नहीं होता। नो तो अगर आप जीएस इस तरीके से पढ़ने लगेंगे तो आपकी जीएस का भी खत्म नहीं होगी। जीएस तो मेरी कभी खत्म नहीं हुई आज तक। अगर मैं अपनी पॉलिटी के सेक्शन में बात करता हूं तो पॉलिटी आज तक किसी की कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हाँ इतनी पॉलिटी आनी चाहिए जो हम एग्जाम क्रैक कर सके, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। चूंकि अब हम बात करेंगे वर्तमान सीटों के बारे में, तो अच्छी तरीके से समझना वर्तमान सीटों का क्राइटेरिया क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं वर्तमान सीटों के बारे में। तो अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की जो प्रेजेंट सीटें हैं वो कितनी है? 245। और 245 की अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो 12 सीटें तो आपकी निकल जाती हैं काय के लिए? नॉमिनेट के लिए। नॉमिनेट 12 सीटों पे नॉमिनेट होती हैं। 12 सीटें किसके द्वारा होती हैं? बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। और किस फील्ड में, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बची कितनी? 233 सीटें। अब इन 233 सीटों की भी अगर मैं बात करूं तो इन 233 सीटों में जो आपकी 231 सीट होती है वो आपकी होंगी कहां के लिए? बल्कि शायद कहीं गड़बड़ हो गई ना, हाँ ये गड़बड़ हो गई कहीं। ये होगा बच्चे 229 सीटें होगा, है ना? नहीं 229 नहीं बच्चे, 233 सीटें होगा, है ना? 233, ठीक है। तो 233 सीटों के बारे में बात करें तो 233 सीटों में से 229 सीटें जो होंगी वो आपकी कहां के लिए होंगी? स्टेट के लिए होंगी। और जो बाकी की बची कितनी? 4 सीटें, ये आपकी होंगी यूटी के लिए, यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए। अब अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट में किस किस के लिए होंगी? तो जैसे कि आपकी यूपी है, यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा से। और महाराष्ट्र की कितनी है बच्चे? महाराष्ट्र की है 19 सीटें। और उसके बाद तमिलनाडु की कितनी है? तमिलनाडु की 18 सीटें हैं। देखो सीटों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, मैं जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा पॉलिटी के सेक्शन की तो आपको वहां पे वो सभी बातें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस निकलेगा वो मैं करा दूंगा। और अगर मैं बात करूं यूटी के बारे में तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं बच्चे? दिल्ली में है राज्यसभा की 3 सीटें और पौंडुचेरी में है 1 सीट है। टोटल हो गई 4 सीट, ठीक है। अब चूंकि सवाल उठता है कि जो लक्षद्वीप है वहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है कि राज्यसभा की 4 सीटें दिल्ली व पुदुचेरी से होती हैं और अन्य यूटी से राज्यसभा में सीटें नहीं होती, क्योंकि यूटी में एमएलए नहीं होते। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूटी में एमएलए नहीं होते, क्योंकि क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां विधानसभा ही नहीं होती, है ना। केवल और केवल एमएलए आपको दिल्ली और पुदुचेरी में मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट हुआ ये। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से।
अब हम बात करते हैं इनके चेयरमैन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ आपको कॉपी करने के लिए, आप बस समझते चलें धीरे धीरे। और हाँ, अब की बार में मैं टेस्ट लूँगा तो आई होप आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, ठीक है। कम से कम अंडर 10, देखो जिसकी रैंक अंडर 10 है, जिसकी 10, जिसके जो बच्चा अंडर 10 में आता है वो बच्चा बिल्कुल अच्छा पढ़ रहा है पॉलिटी के सेक्शन में, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे 10 से अबव हैं तो भाई उन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई करनी होगी। अब हम बात करते हैं चेयरमैन के बारे में, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चेयरमैन कौन होता है। चेयरमैन होता है सभापति, और सभापति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन क्या इसके लिए कोई प्रोविजन है? क्या ये इसके लिए कुछ अलग से शपथ वगैरह लेते हैं? तो अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चेयरमैन के बारे में, तो सबसे पहले हम पॉइंटों को समझेंगे कि क्या ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है? क्या ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है? तो आंसर होगा नो। जबकि अगर मैं बात करूं स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, तो वो लोकसभा का मेंबर होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। चूंकि ये जो काम करता है ये चेयरमैन के रूप में काम करता है, इसको सैलरी कभी भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलती, इसको सैलरी चेयरमैनशिप के लिए मिलती है। किसकी? राज्यसभा की चेयरमैनशिप के लिए मिलती है। और दूसरी बात, इसको हम दिखावटी महामहिम भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, अपने पद के लिए कोई भी काम नहीं होता। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसे पॉलिटिकल पद के बारे में बताइए जिसका अपने पद के लिए कोई काम नहीं होता, तो भारत का उपराष्ट्रपति। रिजाइन किसको देगा? तो अच्छी तरीके से जानते हैं, रिजाइन देगा ये किसको? प्रेसिडेंट को। टेन्योर कितना होता है इनका, कार्यकाल कितना होता है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। इलेक्शन कैसा होता है इनका? तो भाई इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है इनका इलेक्शन। और किस पद्धति से होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और इसके चुनाव में कौन बैठते हैं? एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। क्या ये अपने पद पे दोबारा आ सकते हैं? री इलेक्शन हो सकता है इनका, पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं? तो यस, बिल्कुल हो सकते हैं। इनकी सैलरी कितनी है? तो इनकी सैलरी है 4 लाख रुपए पर मंथ। और कहां से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे। पूछ लेगा इनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो उसका आंसर है नो लिमिट। ठीक है भाई बच्चों। भाई देखो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, ठीक है ना, बाकी कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसको समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये राज्यसभा में आपकी कल खत्म करा दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चेयरमैन कौन होता है। चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है बच्चे? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके का चेयरमैन होता है? तो आप लिखेंगे एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है क्या? प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है। उसको किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होता कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में चुनाव, मतलब एक तरीके से नियुक्त होगा। वो शपथ भी राष्ट्रपति के पद के लिए लेता है, उसका टेन्योर भी जो है उपराष्ट्रपति के लिए होता है, सब चीजें उपराष्ट्रपति के लिए होती है, लेकिन काम करता है वो राज्यसभा के चेयरमैनशिप के लिए। और सैलरी भी उसको दी जाती है राज्यसभा की चेयरमैनशिप के लिए, ठीक है। लेकिन क्या इसके अंडर में कोई होता है व्यक्ति? तो देखो अंडर में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ
अगर ये नहीं है अपने पद पे तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, डिप्टी स्पीकर भी और डिप्टी चेयरमैन भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखना क्या होगा कैमरे में। चलो चलो बच्चे मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें अभी। चलो देखो, मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है तो नो नहीं होता। शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट। रिजाइन प्रेसिडेंट को देगा, टेन्योर 5 साल का होगा। इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के एमपी बैठते हैं। क्या ये पुनः नियुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल। इनकी सैलरी 4 लाख रुपए है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि से मिलती है। मिनिमम एज कितनी है? 35 वर्ष और मैक्सिमम एज नो लिमिट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। चूंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उस फॉल्ट के चक्कर में हमारी क्लास नहीं हो पाई, वरना आज मैं आपकी क्लास लेता। और चलिए भाई, आप भी कितने मिनट की हुई? 40-45 मिनट की हो गई ना। चलो बहुत इतनी। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। और हाँ बच्चे, पॉलिटी के लिए, सॉरी हिस्ट्री के लिए बच्चे एडमिशन करवा ले, लाइनें खुली हुई हैं।